आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे स्टडी करते हैं। कह रहा है पादप स्वपोषी हैं, क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में देखते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, यानी प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वपोषी। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक, क्या आप बता सकते हैं कुछ पौधों के बारे में जो हेटेरोट्रोपिक यानी परपोषी है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए जो पौधे परपोषी हैं यानी हेटेरोट्रोपिक हैं उनमें कुछ कीट भक्षी पौधे हैं जिनको अंग्रेजी में इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलेंगे, जैसे यूट्रिकुलेरिया। तो कीट भक्षी पौधे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में हमारा कीट भक्षी पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, निपेंथीज आदि आंशिक परजीवी यानी आंशिक परपोषी यानी पार्शियली हेटेरोट्रोपिक है। ये पौधे हरे तथा स्वपोषी हैं परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। तो ये पौधे जिनका नाम है यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, निपेंथीज, ये सब आंशिक परपोषी हैं, पूरी तरह से स्वपोषी नहीं है। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और चूंकि जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनमें जो है जो खोल होता है वो काइटिन का बना होता है। जैसे आपने काकरोच को देखा होगा, उसमें ऊपर बाहरी परत बहुत कड़ी कड़ी होती है पंख के पास, तो कड़ी परत काइटिन की बनी होती है। काइटिन प्रोटीन का बना होता है। तो जो प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजन की बनी होती है। तो नाइट्रोजन के NH2 ग्रुप होता है प्रोटीन में, NH2 का N नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये पौधे कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़ों को खाते हैं। तो ये पार्शियली हेटेरोट्रोपिक यानी आंशिक परपोषी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है सैवलांस यानी फाइकोबायोन्ट तथा कवकांश यानी माइकोबायोन्ट शब्दों से क्या पता लगता है। तो ये शब्द हमने लाइकेन जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था। तो जो लाइकेन होता है हमारा में शैवाल व कवक का सहजीवन होता है। शैवाल और कवक सहजीवी यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सहजीवी का मतलब साथ साथ, म्यूचुअलिज्म जिसको अंग्रेजी में पढ़ा गया था ऊपर। तो सहजीवी का मतलब दोनों साथ साथ जीवन जीते हैं और दोनों का फायदा होता है। जैसे शैवाल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना लेता है, वो खाना कवक को देता है। कवक नीचे रहता है जिसमें जड़ें होती हैं और जड़ से पृथ्वी से यह खनिज पदार्थ, पानी आदि अवशोषित करके शैवाल को देता है खाना बनाने के लिए। तो शैवाल का जीवन कवक के बिना अधूरा है और कवक भोजन खुद नहीं बना पाता तो शैवाल पर निर्भर है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं और इस फायदे को म्यूचुअलिज्म कहते हैं और इस रिलेशन को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी कहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को सैवलांस यानी फाइकोबायोन्ट, शैवाल वाले भाग को सैवलांस बोलेंगे और कवक वाले भाग को कवकांश यानी माइकोबायोन्ट कहते हैं। सैवलांस भोजन निर्माण करता है, जो सैवलांस होता है ये भोजन का निर्माण करता है और कवकांश सुरक्षा एवं जनन में सहायता करता है। सुरक्षा एवं जनन खनिज पदार्थ और भोजन, खनिज पदार्थ और पानी जमीन से अवशोषित करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 9वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया।
9वें क्वेश्चन में क्या है, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, जैसे पोषण की विधि और जनन की विधि, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है और न्यूट्रिशन किस मेथड से लेते हैं। तो हमको फंजाई के वर्गों की तुलना करना। तो हमने पीछे पढ़ा था कि फंजाई यानी कवक को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बैसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो अब पोषण की विधि इनमें किस किस प्रकार की है। तो फाइकोमाइस्टीज मृतोपजीवी होते हैं, यानी सैप्रोफाइटिक, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या पूर्ण परजीवी या टोटल पैरासाइट होते हैं। परजीवी का मतलब पराय पर जीवन जीने वाले, जैसे चीलर, जूं, ये सब हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे शरीर का खून चूस करके अपना जीवन जीते हैं, तो इसको परजीवी कहते हैं, जिसमें सिर्फ इसी का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा भी फायदा हो जाता तो सहजीवी हो जाता, जैसे लाइकेन था। एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज के मेंबर मृतोपजीवी यानी सड़े गले पदार्थों से जीवन प्राप्त खाना प्राप्त करते हैं, जिसको अंग्रेजी में सैप्रोफिटिक कहेंगे। परजीवी पैरासिटिक, डिकम्पोजर्स यानी डिकम्पोजर्स का मतलब डिकम्पोज मतलब किसी चीज को तोड़ देना, तो मतलब ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ देना और उससे भोजन प्राप्त करना। जैसे सड़े गले पदार्थ है उसको, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि गोबर को तोड़ करके पांस बना देते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स का काम है। या कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस मतलब काप्रोफैगी कहते हैं, जो मलमूत्र को स्वयं अपने मलमूत्र को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार मलमूत्र पर निर्भर रहने वाले या डिकम्पोजर्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में गंदे पदार्थों को तोड़कर अपना जीवन जीते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। बैसिडियोमाइस्टीज, ये मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक या परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में जीवन जीता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज ये मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक या परजीवी या डिकम्पोजर्स। तो देखिए सब मृतोपजीवी या परजीवी हैं, थोड़ा सा एस्कोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज में डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, इसको ध्यान देना। अगला आ गया जनन की विधि। अब जनन की विधि के आधार पर इनको कैसे अलग करेंगे। तो फाइकोमाइस्टीज, ये देखिए सब कवक यानी फंजाई के ग्रुप हैं, फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। तो फाइकोमाइस्टीज, इसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में जू स्पोर बनते हैं या अचल एप्लाइनो स्पोर बनते हैं। ध्यान दीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो चलने वाले चल बीजाणु जिनको जू स्पोर कहते हैं वो बनते हैं, या अचल बीजाणु जिनको एप्लाइनो स्पोर कहते हैं वो बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक धानी बनती है, गैमिटेंजियम जिसको कहते हैं, गैमिटेंजियम कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजियम संयुग्मन द्वारा होता है। तो युग्मक धानी संपर्क द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है यानी जनन होता है। तो गैमिटेंजियम क्या होती है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए ऐसे फिगर होते हैं इस तरीके से, ये एक डंठल निकला रहता है, जैसे धनिया का आपने देखा होगा पौधा, ऊपर फूल लगा रहता है उस तरह होता है, और एक ये दूसरी इसके संपर्क में आ जाती है इस तरीके से। ये अब यहाँ से दोनों की दीवार फट जाती है और आपस में इनके जनन द्रव्य संपर्क में आ जाते हैं और जनन हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है गैमिटेंजियम कपुलेशन, यानी युग्मक धानी संयुग्मन, मतलब आपस में कपुल मतलब जोड़ा, तो ये आपस में देखिए जोड़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं एस्कोमाइस्टीज में। एस्कोमाइस्टीज में केवल अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन भी होता है लैंगिक भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। फाइकोमाइस्टीज में क्या बनता था, जूस्पोर और एप्लाइनोस्पोर,
इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में कोनिडिया द्वारा होता है, और जो लैंगिक जनन होता है वो एस्काई द्वारा होता है। एस्काई के अंदर बनने वाले एस्कोस्पोर, एस्काई मतलब खोल होता है ऐसे, एस्काई मतलब कोई एक खोल होगा ऐसे, जैसे अभी हमने पीछे बनाया कि ये होगा, इसके अंदर जो है ये एस्कोस्पोर बनते हैं, छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं जिनको एस्कोमाइस्टीज है तो एस्कोस्पोर, कोनिडिया और एस्कोस्पोर, फाइकोमाइस्टीज है तो जूस्पोर या प्लानोस्पोर, और गैमेटेंजियम कांटेक्ट द्वारा युग्मक धानी संलयन द्वारा संयुग्मन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है। आगे देखते हैं बैसिडियोमाइस्टीज। बैसिडियोमाइस्टीज में हमारा अलैंगिक स्पोर नहीं बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलैंगिक स्पोर नहीं बनते। लैंगिक जनन प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है, जिससे बैसिडिया पर बाह्य रूप में बैसिडियो स्पोर बनते हैं। इसको ध्यान दीजिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है, जिससे बैसिडिया पर बाह्य रूप में बैसिडियो स्पोर बनते हैं, एक्सोजीनस बनते हैं। अगर अंदर रूप में आंतरिक रूप से बनते हैं तो उसको इंडोजीनस बोलते हैं, और बाह्य रूप से बनते हैं मतलब बाहरी सतह पर तो एक्सोजीनस बोलते हैं। इसको इस तरह समझिए, जैसे हमारा सूरजमुखी का देखा होगा तो सूरजमुखी में पूरा सूरजमुखी का पेड़ में जो फूल होता है खुला रहता है, उसके बीज बाहर बाहर लगे रहते हैं, ये एक्सोजीनस हो गया। अब इसी तरह गूलर को देखिए तो गूलर का जो फूल होता है उसको गूलर का ये उल्टा होता है, गूलर के अंदर जब फाड़ेंगे गूलर के फूल को, वो फूल होता है जिसको गूलर कहते हैं कि गूलर में फूल नहीं होता, तो जो गूलर लगता है वो फूल ही होता है। उसको जब खोलेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे सीड जैसे लगे रहते हैं, तो वो इंडोजीनस अंदर है, तो आंतरिक उत्पत्ति हो रही है उसकी, तो आंतरिक रूप में कहेंगे। और सूरजमुखी का जैसे फूल है उसमें बाहरी रूप में है तो बाह्य रूप में कहेंगे। तो इसको समझिए। तो अलैंगिक स्पोर नहीं बनते बैसिडियोमाइस्टीज में, केवल लैंगिक जनन होता है, वो भी प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है। प्लाज्मोगैमी का मतलब प्लाज्मा का मतलब तरल पदार्थ, गैमी का मतलब गैमीट, गैमीट का मतलब जैसे युग्मक, युग्मक। तो गैमीट के अंदर जो प्लाज्मा यानी तरल पदार्थ बना भरा है, वो आपस में दो युग्मक जब संपर्क में आते हैं तो मिल जाते हैं और बैसिडिया बन जाता है, और ये बाह्य रूप में होते हैं। इसके बाद बैसिडियो स्पोर बनते हैं जब युग्मक का संलयन होता है, यानी प्लाज्मोगैमी होती है, युग्मक के प्लाज्मा का संलयन होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। ध्यान दीजिए, बैसिडियोमाइस्टीज में लैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है, अलैंगिक स्पोर नहीं बनते। लेकिन ड्यूटेरोमाइस्टीज में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। और बैसिडियोमाइस्टीज को दूसरे कलर से कर लेते हैं, देखिए अलैंगिक स्पोर नहीं बनते, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसको ध्यान देना। और ड्यूटेरोमाइस्टीज में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से कोनिडिया द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा, तो इसको ध्यान देना। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो यूग्लिना हमने पढ़ा था, यूग्लिना के पूरे लक्षण पूछ रहा है। पीछे हमने फिगर भी पढ़ा था और हमने एनसीईआरटी में देखा भी था। तो यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो यूग्लिनॉइड के चारित्रिक लक्षण, तो इसको देखते हैं। अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल यानी स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर तालाब का जल स्वच्छ और स्थिर होगा तो वहाँ ये पाए जाएंगे यूग्लिना। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, सेल वॉल मतलब नहीं पाई जाती। इसका मतलब
जितने पौधे थे उनमें सेल वॉल पाई जाती थी। इसका मतलब ये जीव के अंतर्गत आएगा, एनिमल के अंतर्गत आएगा, प्लांट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति का अभाव है। इसका मतलब इसको एनिमल यानी जंतु के अंतर्गत रखा जाएगा। कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीनयुक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसकी जगह लचीला पेलिकल पाया जाता है जो बाहरी आवरण होता है और प्रोटीन युक्त होता है, रक्षात्मक प्रोटीन युक्त होता है। इसमें 2 कसाब होते हैं, ध्यान दीजिए, 2 फ्लैजिला होते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में फिगर हम लोगों ने पढ़ा था, एक सीधा था लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स था, एक लंबवत एक अनुप्रस्थ था, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा कसाब। यही हमने बताया कि एक छोटा दूसरा बड़ा कसाब होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इतना ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जिससे अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है, वैसे दूसरे जीवों का शिकार करके भी अपना खाना खा लेता है। और क्लोरोप्लास्ट होते हुए भी ये पौधा नहीं है, क्योंकि पौधा हम उसको मानेंगे जिसमें कोशिका भित्ति होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं। तो कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेता है और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। और प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी यानी हेट्रोट्रोफी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण क्या है इसका? यूग्लिना। तो इस तरीके से यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। तो देखिए, वायरस 2 प्रकार के पदार्थ के बने होते हैं। एक तो प्रोटीन, 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। एक तो हमारा प्रोटीन होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। जो प्रोटीन का खोल होता है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। तो प्रोटीन के खोल को जो है पूरा न्यूक्लिक एसिड अंदर रहता है, प्रोटीन का खोल उसको कवर किए रहता है। पीछे हम लोग चित्र देख चुके हैं। तो इस खोल को कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। पीछे पढ़ चुके हैं। कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, जिसे कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। जैसे जियोमेट्री बढ़िया खटकोण जैसे सजा के होता है, वैसे पीछे हमने वायरस का फिगर देखा था। एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। डीएनए या आरएनए हो सकता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसको ध्यान दीजिए, या तो डीएनए होता है या आरएनए। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ लिए। अब देखिए, पौधों तथा जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड, पौधों तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु वायरसों में यह डीएनए के रूप में होता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि पौधों तथा कुछ जंतु, मतलब पौधों में तो 100% आरएनए होता है, जबकि कुछ जंतुओं और में आरएनए तथा कुछ में डीएनए होता है। मतलब अगर जंतुओं की बात करें तो आरएनए और डीएनए दोनों होता है, जबकि पौधों के जो वायरस होते हैं उनमें केवल आरएनए होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। पीछे एनसीईआरटी में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, वायरस का संक्रमण करने वाला भाग आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। वायरस आनुवांशिक पदार्थ निम्न प्रकार का हो सकता है। अब देखें, जो बाहरी खोल होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है जिनको कैप्सोमियर कहते हैं,
वो कभी हमको संक्रमित नहीं करता, वो इन्फेक्शन नहीं करता। उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए जो पाया जा रहा है, ये खतरनाक है। ये हमारे शरीर में चला जाता है और वो हमें बीमारी पैदा करता है। तो वही कह रहा है कि जो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। द्विरज्जु डीएनए, द्विरज्जु का मतलब जिसमें दो रस्सी हो, रज्जु माने रस्सी, मतलब इस तरह से, इस तरह जैसे लड़कियां बाल अपना गूंथ लेती हैं इस तरह, तो दो इसमें स्ट्रैंड होते हैं, तो डबल स्ट्रैंड इसको बोलेंगे, यानी द्विरज्जु डीएनए। जैसे T2 T4 बैक्टीरियोफेज, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है? ये आपका जो है ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, ये हमारा T2 T4 बैक्टीरियोफेज, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी, इन सब में पाया जाता है। अब देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब एक रस्सी वाला जिसमें एक ही हो, उस तरह का भी डीएनए होता है। ये कोलीफेज यानी 5x174 में पाया जाता है। ये इसका उदाहरण है। अब द्विरज्जु डीएनए, द्विरज्जु आरएनए। अब द्विरज्जु आरएनए का मतलब दो रस्सी आपस में गूंथी रहेंगी, जैसे लड़कियां बाल गूंथ लेती हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए रीवो वायरस और ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। रीवो वायरस और ट्यूमर वायरस में एक रज्जु की आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसको बोलेंगे, एक ही रस्सी रहेगी, मतलब एक ही धागा होगा। ये टीएमवी, खुरपका मुंहपका वायरस, पोलियो वायरस और रिट्रो वायरस इन सब में पाया जाता है। तो ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी लिख दिया है। खुरपका मुंहपका वायरस जो जानवरों में बीमारी हो जाती है, पोलियो वायरस में और रिट्रो वायरस में सब में आरएनए वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा। अब आगे देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस से रोग कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? एड्स हो सकता है, इससे सार्स हो सकता है, बर्ड फ्लू हो सकता है, डेंगू हो सकता है, पोटैटो मोज़ेक वायरस हो सकता है, जो हमारी आलू की पत्तियां हैं उन पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं सफ़ेद रंग के, उसको पोटैटो मोज़ेक वायरस कहेंगे। तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ये सार्स जो है, ये जैसे हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, जैसे कोविड था, बिल्कुल सेम उसी तरह मिलती जुलती ये बीमारी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है या निर्जीव पर चर्चा करें। तो हमने आपको बताया था कि वायरस शरीर की कोशिका से बाहर क्रिस्टल के रूप में रहता है। जैसे हमारा शक्कर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर बंद करके किसी बोतल में रख दिया जाए तो शक्कर जैसे बने रहती है वैसे रखे रहेंगे। तो ऐसे वायरस शरीर के बाहर निर्जीव रहते हैं। जब शरीर की कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो वायरस, इनकी खोज जो है, खोज आइवानोविस्की नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया से भी महीन होते हैं। और प्रूफ फिल्टर जो होता है, हमने बताया था कि छन्ना जो होता है उससे छन जाते हैं प्रूफ फिल्टर, जबकि बैक्टीरिया नहीं छन पाते। इसका मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। M.W. बेंजरिक ने पाया कि संक्रमित रोगग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो बेंजरिक नामक साइंटिस्ट ने ये प्रैक्टिकल किया कि स्वस्थ पौधों की पत्तियों में छिड़का तो वो भी बेचारे बीमारी से रोगग्रस्त हो गए। इसी आधार पर इन्हें तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा गया। तो इसीलिए इसको तरल विष कहा गया, संक्रामक जीवित तरल कहा गया। W.M. स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। तो W.M. स्टैनले ने वायरस को क्या किया? क्रिस्टल के रूप में अलग किया। डार्लिंगटन ने खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं।
डार्लिंगटन नामक साइंटिस्ट ने यह खोज किया कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वायरस होता है इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, जीवित एंड निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए वायरस में सजीव के लक्षण क्या क्या हैं। तो वायरस में सजीव के लक्षण, वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, ये एक सजीव का लक्षण हो गया। दूसरा, जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगते हैं और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप विषाणु की संख्या की वृद्धि अथवा जनन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है हमारा, ये डीएनए आरएनए से बने होते हैं और बाहरी खोल प्रोटीन का बना होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। और ये सब जीवित पदार्थ हैं और जीवित कोशिका में जाने के बाद ये सक्रिय हो जाता है और शरीर की जो कोशिका का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो जैसा कहता है वायरस उसी हिसाब से काम करता है। एक तरह से ये आतंकवादी है। जैसे आतंकवादी किसी देश के अंदर घुस जाता है तो वहाँ घर में घुस करके वहाँ के लोगों को कंट्रोल में ले लेता है और उनसे जैसा काम चाहता है वैसा करवाता है। इसी तरह ये केंद्रक के अंदर डीएनए को कंट्रोल में ले लेता है कोशिका के अंदर और अपने हिसाब से उससे उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगते हैं, यानी सेल्फ रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। इसके फलस्वरूप विषाणु की संख्या की वृद्धि अथवा अर्थात जनन होता है। वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। अब सजीव के लक्षण में क्या है कि जो वायरस है इसका प्रवर्धन मतलब इसकी ग्रोथ जो है केवल जीवित कोशिका में ही संभव है। इसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन का मतलब शरीर में अचानक आने वाले परिवर्तन जिनको म्यूटेशन कहते हैं। तो ये आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं म्यूटेशन करके या उत्परिवर्तन करा के। वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जो वायरस होते हैं टेम्परेचर के प्रति और केमिकल पदार्थ अगर इनके ऊपर कुछ डाल दिया जाए केमिकल या लाइट डाली जाए रेडिएशन, तो उनके प्रति इनमें रिफ्लेक्शन होता है, उद्दीपन होता है, मतलब उससे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हमारा हाथ में करंट लग गया तो झटका दे देते हैं, तो वैसे इनमें भी प्रतिक्रिया होती है। वायरस के निर्जीव लक्षण, अब निर्जीव वाले कौन कौन से लक्षण है वायरस में? तो वायरस में निर्जीव के लक्षण देखते हैं। तो वायरस के निर्जीव लक्षण, तो निर्जीव के लक्षणों में क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें एंजाइम के अभाव में कोई उपापचयी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। ध्यान दीजिए, इसमें कोई चूंकि एंजाइम नहीं पाया जाता तो शरीर से बाहर स्वतंत्र रूप से कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं, जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर जीवित कोशिका के बाहर हैं तो कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते। वायरस में कोशांगक तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं। तो वायरस में किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स, कोशांगक का मतलब कोशिका में पाए जाने वाले अंग वायरस में नहीं पाए जाते। तो वायरस में कोशांगक यानी सेल ऑर्गेनेल तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान देना। वायरस को रवों यानी क्रिस्टल के रूप में निर्जीव की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। रवे की अवस्था में भी इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है। तो ध्यान देना है कि जो वायरस है अगर इसको शरीर की कोशिका के बाहर निकाल लिया जाए तो इसको छोटे छोटे रवों के यानी टुकड़ों के रूप में इसको रखा जा सकता है, जैसे सूजी होती है रवा के रूप में, तो उस प्रकार से इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और ये सुरक्षित रखने पर इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती, यानी तब भी इनमें इन्फेक्शन पावर कम नहीं होती। जब भी हम
जीवित कोशिका में डालेंगे तो वैसे ही ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम लोग बायोलॉजी का नीट का साल पेपर स्टडी करेंगे, वो अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।